रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विद्या को अपने नाम की तरह पढ़ना बहुत पसंद था। कहने को तो विद्या ने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था, पर उसके पिता अनिल और माँ ज्योति ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत की थी। ऐसे ही विद्या के 12वीं कक्षा की परीक्षा के बाद जब रिजल्ट का समय आता है तो वो चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए अपने घर आती है और खुशी से अपने घर वालों से कहती है, माँ पापा कहाँ हैं? जल्दी आइए। क्या हुआ बेटा, तू तक खुश किस बात से है? हाँ बेटा, क्या हुआ बता ना। अरे आज तो तेरी परीक्षा का परिणाम आने वाला था ना, क्या रहा बेटा? अरे पापा वही तो लेकर आई हूँ। आपको पता है हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपकी बेटी ने 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, बहुत बहुत बधाई हो तुझे। हाँ बेटा, हम दोनों तो कभी पढ़ लिख ना सके, पर तुझे ऐसे पढ़ाई में सफलता हासिल करते देखा हम दोनों का सर गर्व से ऊंचा हो गया। बेटा अब तू आगे क्या करना चाहती है? पापा मैं अब अपना ट्यूशन सेंटर खोलना चाहती हूँ, जहाँ मैं बच्चों और आसपास की औरतों को पढ़ना लिखना सिखाना शुरू करूँगी, ताकि हर किसी को शिक्षा का भरपूर ज्ञान मिल सके। ठीक है बेटा, पर हाँ तेरी सबसे पहली विद्यार्थी वो क्या कहते हैं? अ स्टूडेंट मैं ही बनूंगी। स्टूडेंट नहीं माँ, स्टूडेंट। विद्या की बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। ऐसे ही एक रात विद्या घर के आंगन में खाट पर लेटी हुई खुद से कहती है, माँ पापा ने आज तक मेरी पढ़ाई के लिए बहुत कुछ किया। इतनी मेहनत से मुझे पढ़ा लिखा कर सफल किया, ताकि मेरा टीचर बनने का सपना पूरा हो सके। और अब अपने इस सपने की शुरुआत मैं गरीब बेटी का ट्यूशन सेंटर खोल के करूँगी। माँ पापा ने आज तक मेरे लिए किया, अब मैं उनके लिए करूँगी। ऐसे ही अपनी आंखों में हजारों सपने बसाए विद्या घर के आंगन में ही सो जाती है और अगली सुबह जागकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ मैं कह रही थी क्यों ना मैं घर घर जाकर सारी औरतों और लड़कियों को अपने ट्यूशन सेंटर के बारे में बता दूं, ताकि सब लोग आना शुरू कर दें। तो बेटा चल मैं तेरी मदद कर देती हूँ, तेरे साथ चलती हूँ घर घर कहने के लिए। ठीक है माँ, काम खत्म करके जल्दी चलते हैं, सबको बताना भी तो है। घर का काम खत्म करने के बाद विद्या ज्योति गांव के घर घर में जाकर अपने ट्यूशन सेंटर के बारे में बताने लगती है, जहां कई लोग तो विद्या के विचारों से खुश हो जाते हैं, पर कई औरतें और आदमी उसे गलत समझते हैं। ऐसे ही घर घर सूचना देते हुए वो अपने काका मुरली के घर पर जाती है, जहां जाकर विद्या अपने ट्यूशन सेंटर के बारे में बताती है, जिस पर मुरली बोलता है, अरे ओ पागल छोरी, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? क्या उल जलूल बातें कर रही है? अरे औरतें घर का चूल्हा चौका करती हुई अच्छी लगती हैं, ना कि ऐसे किताब पढ़ते हुए। मुरली काका कैसी बातें करते हैं आप? शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है, फिर चाहे काकी हो, मैं हूँ या कोई जन्म लेती बच्ची ही क्यों ना हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर काकी पढ़ लिख कर कुछ सीख जाएंगी तो आगे जाकर काम में आपकी ही तो मदद करेंगी। क्यों री, तूने 4 अक्षर क्या पढ़ लिए? अब तू हमें सही गलत बताएगी। सुन ले छोरी, औरतों को घर का काम करना ही शोभा देता है, और आज के बाद हमारे घर पे ये शिक्षा का ज्ञान देने मत आइयो। मुरली की तेज आवाज सुनकर उसके घर के बाहर काफी लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और वो सभी मुरली की बातों का समर्थन भी करते हैं। दोनों माहौल को शांत करने के लिए चुपचाप वहाँ से वापस घर आ जाती हैं, जहाँ अनिल उन दोनों को परेशान देखकर कहता है, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? जी वो क्या बताऊँ, हम दोनों विद्या के ट्यूशन सेंटर का प्रचार करने के लिए गए थे, पर वहाँ। इतना कहकर ज्योति अनिल को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर अनिल बोलता है, मैं पहले ही जानता था कि गांव के लोग कुछ ऐसा ही जवाब देंगे। पर विद्या बेटा एक बात ध्यान रखना, सफल वही होता है जो मेहनत के साथ साथ लड़ता भी है, सहता भी है। इसीलिए अपनी पूरी लगन के साथ आगे बढ़ना बेटा, हम तेरे साथ हैं हमेशा। इस गरीब की बेटी का ट्यूशन सेंटर जरूर चलेगा। अपने पिता की बात सुनकर विद्या के अंदर का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है और वो बोलती है, हाँ पापा आप सही कह रहे हैं, अब चाहे जो हो जाए ट्यूशन सेंटर तो मैं खोल कर रहूंगी और सबको शिक्षित भी करूंगी। ऐसे ही विद्या अपने पक्के इरादे के साथ अपने घर से थोड़ा दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे
अपना ट्यूशन सेंटर खोलने का फैसला करती है। वो पेड़ के नीचे की सारी जगह को अच्छे से साफ करती है और वहाँ पर कुछ चटाइयाँ बिछा देती है। साथ ही पेड़ पर एक ब्लैक बोर्ड भी टांग देती है, जिसके बाद वो वहाँ बैठकर सभी के आने का इंतजार करती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर विद्या के ट्यूशन सेंटर पर कोई नहीं आता। पर एक सुबह सरला और विमला नाम की 2 औरतें सेंटर पर आती है, जिसे देखकर विद्या कहती है, आइए आइए, स्वागत है आपका। बेटा, हम अपने घर वालों के खिलाफ जाकर आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम पढ़ेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी अच्छे से पढ़ पाएगी। बेटा देख, आज हम लोग आए हैं, कल और भी लोग आएंगे और एक दिन ये ट्यूशन सेंटर भरा हुआ नजर आएगा। जी जरूर, चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। इतना कहकर विद्या अपनी विद्यार्थी विमला और सरला को पढ़ाना शुरू करती है। वक्त गुजरता है और देखते ही देखते विद्या के ट्यूशन सेंटर के विद्यार्थी भी बढ़ने लगते हैं। गांव की औरतें और बच्चे गरीब बेटी के ट्यूशन सेंटर में पढ़ने के लिए आने लगते हैं। धीरे धीरे विद्या अपने ट्यूशन सेंटर के लिए गांव में ही कमरा किराए पर ले लेती है और उसे एक बढ़िया क्लासरूम में तब्दील करती है। पर मुरली से विद्या की ये सफलता देखी नहीं जा रही थी। ऐसे ही एक शाम वो कुछ आदमियों को जमा करता है और बोलता है, अरे तुम सबको कोई सांप सूंघ गया है क्या? अरे तुम्हारे घरों की औरतें पढ़ लिख कर तुम सबसे आगे जाने की कोशिश कर रही हैं। अरे कल को तुम घर का झाड़ू पोछा बर्तन और तुम्हारी बीवियां आराम से बैठकर तुम पर हुक्म चलाने का काम करेंगी। अरे मेरे साथ चलो, हम इस विद्या की लगाई हुई शिक्षा की आग को और बढ़ने से पहले खत्म कर देते हैं। मुरली के भड़काऊ शब्द सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी बातों में आते हैं और उसी रात गांव के सभी लोगों के सोने के बाद वो अपने भड़काए हुए आदमियों के साथ विद्या के ट्यूशन सेंटर में चुपके से घुस जाता है और वहाँ तोड़ फोड़ कर देता है। साथ ही काफी किताबें भी फाड़ देता है। अगली सुबह जब विद्या वहाँ आती है तो अपनी ट्यूशन सेंटर को ऐसे हाल में देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे एक रुमाल पर जाती है, जिसे लेकर वो सीधा मुरली के घर जाकर कहती है, क्यों मुरली काका, आखिर आपको क्या मिला ये सब करके? अरे आपको जो कहना था आप मुझसे कहते, मेरे ट्यूशन सेंटर को बर्बाद क्यों किया आपने? ए विद्या, पागल हो गई है क्या? अरे क्या सबूत है कि मैंने किया है ये सब? ये रहा सबूत, देख लो अच्छे से। इस पर आपका नाम लिखा है, मुरली चंद। ये आपका ही रुमाल है ना? अब फैसला मैं नहीं बल्कि गांव की पंचायत करेगी। इतना कहकर विद्या सीधा सरपंच के पास जाती है। गरीब बेटी के ट्यूशन सेंटर को लेकर पंचायत बिठाई जाती है, जहां दोनों पक्षों की बात को सुना जाता है और विद्या कहती है, सरपंच जी, जब आज हमारा देश इतना विकसित हो चुका है कि आदमी और औरत में कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर हमारे गांव में इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? अरे आज हम चांद तक पहुंच चुकी है, लेकिन हमारे गांव में तो हमें जमीन से ही नहीं उठने दिया जा रहा। शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है सरपंच जी, और मैं हर घर शिक्षा पहुंचा कर रहूंगी, सबको शिक्षित बना कर रहूंगी। अगर एक मर्द पढ़ता है तो केवल एक मर्द पढ़ता है, लेकिन जब एक औरत पढ़ती है ना, तो उसकी आने वाली पूरी पीढ़ी पढ़ती है। विद्या की बातें सुनकर पंचायत के सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं, जिसके बाद सरपंच भी विद्या के हक में फैसला सुनाते हैं और मुरली को भी दंड स्वरूप ट्यूशन सेंटर का सारा हर्जाना अपनी जेब से भरने को कहते हैं और वापस से गरीब बेटी का ट्यूशन सेंटर पहले जैसा हो जाता है और सब बढ़े के नारे के साथ विद्या अपने गांव की हर महिला और बेटी को शिक्षित करती है। बबीता एक अच्छे घर की लड़की थी, जिसकी शादी रमेश नाम के आदमी से हो जाती है। रमेश पेशे से चोर था। लोगों के घरों में चोरी करना, लोगों की जेब काटना, यही उसका काम था। लेकिन बबीता अपने पति की इस असलियत से अनजान थी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज बबीता सुबह के समय किचन में खाना बना रही होती है। तभी उसका पति रमेश उसके लिए चांदी का डिनर सेट लेकर आता है, जिसे देखकर वो कहती है, हाय कितना सुंदर डिनर सेट है, वो भी चांदी का। लेकिन ये तो बहुत महंगा होगा ना, आपके पास कहाँ से आया है? ये तो मेरे बॉस ने दिया है। वो लोग बहुत बड़े लोग हैं ना, इसलिए उनके लिए बहुत छोटी चीजें हैं। तुम्हें पसंद तो आया ना? हाँ मुझे बहुत पसंद आया है,
मुझे ऐसा ही डिनर सेट बहुत दिनों से चाहिए था, लेकिन बस मैंने कभी आपसे कहा नहीं। लेकिन देखो, मैं समझ गया ना तुम्हारे दिल की बात और ले आया। हाँ वो तो है। अब आप जाइए, फ्रेश हो जाइए। रात के गए हुए हैं और अब आए हैं। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं बस अभी आता हूँ। कुछ समय बाद सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ रमेश आए दिन नई नई चीजें चोरी करके अपनी पत्नी बबीता को देता था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि वो सारा सामान उसकी मेहनत की कमाई का नहीं बल्कि चोरी का है। ऐसे ही थोड़े समय और बीतता है। तभी एक रोज सुबह के समय बबीता घर की सफाई कर रही होती है। तभी रमेश बहुत सारी बनारसी साड़ी लेकर उसके पास आता है, जिसे देखकर बबीता कहती है, हे भगवान, इतनी सारी बनारसी साड़ियाँ आपको सड़क पर पड़ी मिली थी क्या, जो एक बार में ही उठा लाए? जहाँ चोरी करने गया था वहाँ साड़ियों के सिवा कुछ और मिला ही नहीं चोरी करने को। तो क्या करता मैं, खाली हाथ तो नहीं आ सकता था, तो सोचा यही ले चलूं, कुछ तो फायदा हो। क्या हुआ, कहाँ खो गए मेरी बात सुनकर? कहीं चोरी करके तो नहीं आए ना आप? अच्छा, तो मैं अब तुम्हें चोर दिखाई देता हूँ क्या? यार तुम अजीब हो। एक तो मैं तुम्हारे लिए इतनी महंगी बनारसी साड़ियाँ लाया और तुम तारीफ करने की जगह मजाक उड़ा रही हो। माफ करिए, लेकिन जो लगा मैंने वो बोल दिया। पहले आप मुझे बताओ कि कहीं आप कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना? आए दिन नए नए सामान लेकर आते हो। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे बॉस बहुत अमीर आदमी हैं, वही मुझे सब देता है। और ये साड़ियाँ भी उसकी पत्नी ने ही दी। वो कल अपने लिए शॉपिंग करने गई थी और उसे तुम्हारे बारे में सब पता है, वो तुम्हारे लिए भी ले आई। अच्छा ठीक है, मान लिया। मैं तो बस आपको थोड़ा छेड़ रही थी। आप तो ऐसे ही गुस्सा हो रहे हैं जैसे सच में आप चोर हैं। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाऊंगा। रमेश इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बबीता चाय नाश्ता लेकर रूम में जाती है और उसे मना लेती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज रमेश कृष्ण जी की पीतल की मूर्ति चुराकर घर आता है, जहाँ वो अपनी पत्नी बबीता और अपनी माँ दामिनी को बात करते हुए सुनता है। माँ जी, आप मेरी सहेली राधा को जानती हैं? कुछ दिनों में उसकी गोद भराई की रस्म है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर जाऊँ। ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है। हाँ बहू, बात तो सही कह रही है तू, लेकिन तेरी दोस्त बहुत अच्छे घर से है, तो गिफ्ट में तुझे कुछ अच्छा ही सोचना पड़ेगा ताकि तेरी और उसकी दोनों की इज्जत बन जाए। इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ माँ जी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लेकर जाऊँ। बहू, ध्यान से सोच। वो तेरी इतनी पक्की सहेली है तो तुझे अच्छी तरह से पता होगा उसको क्या पसंद है, वही ले ले। या तो रमेश से बात कर ले, वही कुछ अच्छा ला देगा। दामिनी और बबीता की सारी बातें दरवाजे पर खड़ा रमेश सुन रहा होता है, जिसे सुनने के बाद वो अपने मन में कहता है, किसी की गोद भराई के फंक्शन में कृष्ण जी की मूर्ति देने से अच्छा और कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। और वैसे भी ये मूर्ति पीतल की है तो महंगी भी है। बबीता की दोस्त भी खुश हो जाएगी और बबीता की तारीफ भी होगी। रमेश इतना सोचकर कृष्ण की मूर्ति को लेकर घर के अंदर आता है और सभी को वो मूर्ति दिखाते हुए अपनी पत्नी बबीता से बोलता है, मैंने आप लोगों की बात सुन ली है और मेरे ख्याल से बबीता को अपनी दोस्त राधा की गोद भराई के फंक्शन में कृष्ण जी की ये पीतल की मूर्ति लेकर जानी चाहिए, इसलिए आज मुझे ये गिफ्ट मिला। ये मूर्ति तो सच में बहुत सुंदर है। आप सही कह रहे हैं, इससे अच्छा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता मेरी दोस्त के लिए। वो बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन ये तो पीतल की मूर्ति है और ये तो बहुत महंगी भी होगी ना। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हें इन सब चीजों से क्या मतलब है? अभी कहा ना मैंने तुमसे कि ये मूर्ति मुझे मिली है। अब तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो तो खुश हो जाओ और जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। माफ करिए, मैं अपनी परेशानी के चक्कर में भूल ही गई थी कि आपको भूख लगी होगी। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बबीता इतना कहकर जल्दी से किचन में जाती है और थोड़ी देर बाद रमेश के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है, जिसके बाद वो अपने घर के बाकी कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और बबीता की दोस्त राधा की गोद भराई का दिन आ जाता है। वो गोद भराई के फंक्शन में जाने के लिए तैयार ही हो रही होती है। तभी रमेश वहाँ आता है, जिसे देखकर बबीता कहती है, देखिए, आज तक मैंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या आज आप मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरी दोस्त की गोद भराई के फंक्शन में मेरे साथ चलो। बबीता, तुम तो जानती हो कि मेरी ड्यूटी रात की ज्यादा होती है और मैंने अपने बॉस को बताया भी नहीं है। मुझे नहीं पता,
जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाऊंगी। होने दो मेरी इंसल्ट, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ठीक है, अब तुम गुस्सा मत करो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। अब खुश? कुछ समय बाद रमेश और बबीता गोद भराई के फंक्शन में जाने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद रमेश के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो वही घर था जहाँ से उसने कुछ दिनों पहले ही कृष्ण जी की पीतल की मूर्ति चुराई थी। जिसके बाद वो सबसे अपनी नजरें चुराने लगता है। तभी बबीता की दोस्त राधा की सास सुमन वहाँ आती है और कहती है, बेटा तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? चलो अपनी दोस्त से मिलो। बेचारी कब से तुम्हें याद कर रही थी कि पता नहीं तुम आओगी कि नहीं, यही सोचकर परेशान हो रही थी। चलो बेटा तुम भी चलो। सुमन इतना कहकर जबरदस्ती बबीता और रमेश को लेकर राधा के पास जाती है, जहाँ बबीता अपनी दोस्त राधा को कृष्ण जी की पीतल की मूर्ति गिफ्ट में दे देती है, जिसे देखकर राधा के साथ साथ उसके बाकी घर वाले भी दंग रह जाते हैं। तभी राधा की सास सुमन बबीता से कहती है, बेटी ये मूर्ति तुम्हारे पास कैसे आई? आंटी जी, ये मूर्ति मुझे मेरे पति ने ला कर दी थी, ताकि मैं अपनी दोस्त को सबसे अच्छा गिफ्ट दे सकूं। अच्छा है ना? बेटी अच्छा क्यों नहीं होगा? ये हमारे खानदानी पीतल की कृष्णा जी की मूर्ति है, जो अभी कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी, जिसके लिए हम बहुत परेशान हो गए थे। राधा बहू, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सहेली का पति चोर है। जरा ध्यान से चेक कर लो, कहीं कुछ और न चुरा लिया हो। माँ जी बस करिए, चुप हो जाइए। इस तरह से सबके सामने मेरी सहेली की इंसल्ट मत करिए। मैं क्यों चुप रहूं? जब तेरी सहेली का पति चोर निकला तो मेरी गलती है क्या? बताओ, जिस घर से जो चीज चोरी करी वही चीज गिफ्ट में देने आ गए। इसी से इनकी औकात का पता चलता है। सुमन की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग बबीता को चोर की पत्नी कहकर उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। सभी लोगों को अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर बबीता को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो रोते हुए अपने पति के साथ घर वापस आ जाती है। घर पहुंचने के बाद वो अपने पति से कहती है, मुझे नहीं पता था कि आप एक चोर हो। मेरी शादी एक चोर से हुई है। इतना बड़ा धोखा। आज आपकी वजह से मुझे सभी लोगों ने एक चोर की पत्नी कहा, मेरा मजाक बनाया। इसका मतलब अभी तक आप जो मेरे लिए सामान लेकर आए वो सब चोरी का था, किसी और की कमाई का था। दूसरों के घर में चोरी करना, उनका सामान चुराना आपका काम था। मैं एक चोर की पत्नी हूँ। ऐसा काम करने का क्या फायदा जो 4 लोगों के आगे हमें बदनामी दे। अपनी पत्नी बबीता की बात सुनकर रमेश को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी बबीता से अपनी गलती की माफी मांगता है। साथ ही अपनी चोरी के काम को छोड़ने का वादा भी करता है। शाम का समय था। गौतम अपनी मंगेतर अनीरी को बाइक पर बैठाकर डिस्ट्रिक्ट सेंटर ले जा रहा था। तभी एक ब्रेकर से गौतम तेजी में बाइक निकालता है और अनीरी उसे कमर पर मुक्के मारते हुए कहती है, क्या है ये? अरे तुम्हें अपना गोल्डन पान खाने की इतनी जल्दी लगी हुई है, उसके चक्कर में चाहे मुझे गिरा दो। अरे बेबी, कस के पकड़ कर बैठो ना, ऐसे ढीला सा क्यों पकड़ा हुआ है? मैंने ना ठीक से पकड़ा हुआ है तुम्हें, लेकिन तुम ही पता नहीं क्या अपने फटिया को बुलेट ट्रेन समझ रहे हो। बेबी तुम जानती हो ना, आज गोल्डन पान सस्ता मिलने वाला है, इसीलिए जल्दी जा रहा हूँ। कहीं ऑफर खत्म हो गया तो? मैं खत्म हो जाऊँ उस बात की चिंता नहीं है, बस अपने पान खाने से मतलब है। आग लगे तुम्हारे गोल्डन पान में। बेबी मैं ना आज तुम्हें भी खिलाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना मजा आता है गोल्डन पान खाने में। तभी तो साथ लाया हूँ। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच जाते हैं और गौतम बाइक को पार्किंग में खड़ा करके नत्थु गोल्डन पान वाले की दुकान पर जाता है, जहां गोल्डन पान खाने वालों की एक लंबी लाइन लगी थी। तभी अनीरी ये देख कहती है, ये पान है या संजीवनी बूटी जिसको खाने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है? अरे बेबी ये गोल्डन पान है, और दिन 4000 का मिलता है, पर आज ऑफर में है, आज बस 2000 में मिल रहा है। क्या है? गजब हो गया। अभी मैंने कहा होता ना कि मुझे शॉपिंग पर ले चलो गौतम, तो 36 बहाने याद आ जाते, और यहाँ 2000 का पान खिलाने के लिए ले आए हो। अरे जितना सुनाना है सुना लेना, रुको मैं लाइन में लगकर पान लेकर आता हूँ। इतना कहकर गौतम जल्दी से लाइन में लग जाता है और काफी देर वेट करने के बाद आखिरकार उसे 2 गोल्डन पान मिल ही जाते हैं, जिसे लेकर वो अनीरी के पास आता है और कहता है, लो अनीरी, अब खाकर देखो इस गोल्डन पान को, फिर बताना कैसा है कैसा नहीं। गौतम के कहने पर अनीरी गोल्डन पान खाती है और जैसे ही उसके मुंह में पान का रस घुलता है, वो आंखें बंद करके उस
उसके मजे लेने लगती है। तभी गौतम बोलता है, अरे बेबी, खाने को नहीं कहा, रिव्यू देने को कहा है। ये पान सच में बहुत बहुत अच्छा है। मैंने आज से पहले काफी फ्लेवर का पान खाया, लेकिन ये वाला ना इट्स अमेजिंग। एक बार और जाओ, एक और ले आओ। ठीक है बेबी, रुको लाता हूँ। और पैसे मैं पेटीएम करती हूँ। अनीरी फटाफट से गौतम को पैसे पेटीएम करती है और गौतम फिर से लाइन में लगकर गोल्डन पान ले आता है। ऐसे ही दोनों बातें करते करते अपना गोल्डन पान एंजॉय करते हैं, जिसके बाद गौतम अनीरी को वापस से घर छोड़ देता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन अनीरी अपने दोस्त हेतल के साथ पार्क में बैठी होती है। अनीरी गोल्डन पान के बारे में सोचकर अपने होठों पर जीभ फेर ही रही होती है और उसे एहसास करता हुआ देख हेतल कहती है, ओए ये क्या कर रही है? क्या सोचकर भूखों की तरह जीभ ललचा रही है तेरी? गोल्डन पान का स्वाद आ रहा है यार, खाने का मन कर रहा है। हाँ तो खा ले, किसी ने रोका है क्या? जा जाकर खा ले, कम से कम ऐसे भूखों की तरह जीभ तो नहीं फिराएगी। यार 4000 का है, कहाँ से लाऊं? क्या पागल है क्या? अबे 4000 में महीने का राशन आ जाएगा घर का। तू पान खाना चाह रही है, ऐसा भी क्या है? यार वो गोल्डन वर्क वाला होता है, उसके अंदर सोना चांदी होता है, उसका स्वाद तो बस क्या ही कहूँ। एक बार जो खा लेगा ना, वो बार बार खाने के लिए भागा ही चला जाएगा। सोना चांदी खाना है तो च्यवनप्राश खा ले, उसमें भी तो होता है ये सोना चांदी। पान ही क्यों खाना है? नहीं यार, मुझे गोल्डन पान खाना है तो बस खाना है। मेरे पास 3000 रुपए है, 1000 रुपए तू दे मुझे। अरे हद है, पागल हो गई है क्या? उधार पैसे लेकर खाएगी, पर खाएगी जरूर। हाँ, आप सवाल जवाब मत कर, दे पैसे। हेतल से पैसे लेकर अनीरी फटाफट से गोल्डन पान की शॉप पर चली जाती है और अपने लिए गोल्डन पान रेडी करवाती है और फटाफट से पान खाती है। तभी कहती है, मजा आ गया पान खा के, बड़ा बेचैन हो रही थी मैं पान खाने के लिए। बट अब गोल्डन पान की तो बात ही निराली है, पर मैं इसे हर दिन भी तो नहीं खा सकती, कोई ना कोई तिगड़म तो बैठानी पड़ेगी। ऐसे ही अनीरी अपना गोल्डन पान एंजॉय करती है। अब वो अपनी जॉब से कमाया हुआ ज्यादातर पैसा गोल्डन पान खाने में ही खर्च कर दिया करती थी। एक शाम को अपना गोल्डन पान पैक करवाकर वो घर ले जाती है और टेबल पर गोल्डन पान रख कर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ उसकी माँ बसंता आती है और पान देखकर कहती है, आय हाय, ये कौन ले आया? मुझे तो ये जरा भी पसंद नहीं है, कचरे में डाल देती हूँ। तभी वहाँ अनीरी आ जाती है और टेबल पर अपना गोल्डन पान ना देखकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं अभी जब फ्रेश होने गई थी तो जाने से पहले यहाँ पर गोल्डन पान रखा था, कहाँ है वो? आपने खा लिया क्या? छी छी, मैं नहीं खाती है पान वान। और तू कब से खाने लगी? अरे तुझे किसने कहा खाने को? मैंने कूड़े में डाल दिया। क्या? अरे नहीं, 5000 रुपए का स्पेशल गोल्डन पान बनवा कर लाई थी और आपने कचरे के डब्बे को खिला दिया। अरे मेरी फूटी किस्मत, अनेरी शर्म नहीं आती तुझे अपने पैसे से पान पे बर्बाद करते हुए? तभी मैं कहूँ हर महीने तेरी तनख्वाह कहाँ जा रही है? अब मुझे तेरी तनख्वाह पूरी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। इतना कहकर बसंता वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। अपने कहे अनुसार बसंता अनीरी से गिनकर पैसे लेने लगती है, जिस वजह से अब वो अपना गोल्डन पान नहीं खा पाती। कुछ वक्त बाद अनीरी की शादी गौतम से हो जाती है और अनीरी हर दिन गौतम से गोल्डन पान खाने की मांग करने लगती है, जिस वजह से एक दिन गौतम गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? यार गोल्डन पान खाना मुझे भी पसंद है, पर मैं इतना पागल नहीं हूँ उसके पीछे कि हर दिन खाता ही रहूं। अरे यार तुम जानती हो ना गोल्डन पान कितना महंगा आता है। यार सस्ता हो तो दिन में 2 बार भी खिला दूं। अब मैं क्या करूं? मुझसे नहीं रहा जाता गोल्डन पान खाए बिना। मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है पान खाने की। तो यार कंट्रोल करो ना अपनी क्रेविंग को। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन गोल्डन पान को खाने के चक्कर में हम रोड पर आ जाएंगे। तुम गुस्सा मत करो, मैं कोशिश करूंगी। ओके, आई एम सॉरी, मैंने जोर से चिल्ला दिया। पर अब तुम ही देखो ना, हम डेली डेली गोल्डन पान अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसमें बहुत पैसा लग जाएगा। हाँ मैं समझ सकती हूँ और मुझसे जितना होगा मैं कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगी। अभी तुम जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो ना। अनीरी की बात सुनकर गौतम वहाँ से चला जाता है और वक्त गुजरता जाता है। जैसे तैसे अनीरी खुद को संभालती है
और अपनी गोल्डन पान खाने की क्रेविंग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और अब जब कभी भी उसका गोल्डन पान खाने का मन करता, वो पान वाली टॉफी खा लिया करती थी या फिर अपना ध्यान किसी न किसी काम में लगा लिया करती थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अनेरी अपनी गोल्डन पान खाने की क्रेविंग पर काबू पा लेती है और एक दिन गौतम हाथों में बॉक्स लिए उसके पास आता है और उससे कहता है, अनीरी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने खुद की गोल्डन पान खाने की क्रेविंग पर काबू पा लिया है। इसीलिए मैं आज इतने टाइम बाद तुम्हारे लिए स्पेशल वाला गोल्डन पान लाया हूँ। अरे नहीं, हम दोनों के लिए। और पता है एक बात? क्या? कहिए। माना कि हम हर दिन गोल्डन पान नहीं खा सकते, पर हाँ, महीने में एक दिन खा सकते हैं। इसीलिए जिस दिन मुझे सैलरी मिला करेगी उस दिन मैं तुम्हारे लिए गोल्डन पान जरूर लाया करूँगा। गौतम की बात सुनकर अनीरी बहुत खुश हो जाती है और झट से उसके गले लग जाती है। जिसके बाद गौतम और अनीरी मिलकर अपना अपना गोल्डन पान खाते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।